Hello everyone, this is Shruti, your mentor for DSSB PGT कॉमर्स एग्ज़ाम। ये चैनल बेसिकली उन लोगों के लिए है जो टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की और स्पेशली कॉमर्स से रिलेटेड PGT कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। और हम आज का हमारा टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ का, जिसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हर PGT कॉमर्स एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, एंड द टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फेयोल थे कौन। जो हेनरी फेयोल हैं उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, और वो प्रिंसिपल्स कितने थे? 14 प्रिंसिपल्स थे। तो सबसे पहले जिन्होंने वो प्रिंसिपल्स दिए थे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हेनरी फेयोल वॉज बोर्न इन फ्रांस इन 1841। हेनरी फेयोल का जन्म फ्रांस में हुआ था 1841 में। उन्होंने फिर इंजीनियरिंग की डिग्री ली 1860 में और एज ए इंजीनियर कोल माइनिंग कंपनी में काम करना शुरू किया। 1888 में उनको प्रमोट कर दिया गया, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर उनको बना दिया गया। उस टाइम पर क्या था, एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी, बिल्कुल इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन, जहां पर जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई थी। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को, और अपनी कुछ मैनेजरियल टेक्निक्स हैं उनको उस कंपनी में लगाया, अप्लाई किया, और एट द एंड ही सक्सीडेड, और उनको इसमें सक्सेस भी मिली। When he retired after 30 years के बाद जब वो रिटायर हुए तो कंपनी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड कंपनी का हो चुका था, बिकॉज ऑफ हिज टेक्निक्स, बिकॉज ऑफ हिज मैनेजरियल व्हाट प्रिंसिपल्स। तो ये थे हमारे हेनरी फेयोल जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फेयोल। अब जो फेयोल है उनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है वो देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हेनरी फेयोल हैं उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से ही। अब उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, उन्होंने टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है, क्या अंतर है दोनों के बीच में, वो किसने क्लियर किया था सबसे फर्स्ट टाइम? हेनरी फेयोल ने। अब टेक्निकल स्किल्स कौन सी होती है? वो स्किल्स जो आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, और मैनेजरियल स्किल्स जो आपकी मैनेजमेंट वाली स्किल्स होती हैं, जिन स्किल्स के थ्रू आप चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं। इन दोनों स्किल्स के बीच में जो डिफरेंस था वो किसने क्लियर किया था? हेनरी फेयोल ने। नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका कि उन्होंने मैनेजमेंट के कुछ प्रोसेस आइडेंटिफाई किए थे। मेन स्टेप्स जो हैं मैनेजमेंट के प्रोसेस के वो आइडेंटिफाई किए थे, और वो प्रोसेस कौन कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये किसने बताया था? हेनरी फेयोल ने ही। नेक्स्ट है, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स डिराइव किए, और वो प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो आगे जाके मैनेजमेंट में मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के लिए गाइडलाइंस बने और बहुत ही अच्छे लेवल पर उनको यूज़ किया जाने लगा। ये है कुछ आपका ओवरव्यू दिया हुआ है। ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जो कि फेयोल ने दिए थे। इन सभी प्रिंसिपल्स को अब हम डिटेल में आगे आगे पढ़ेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल क्या कहता है। फर्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। अब आप इस वर्ड से, इस नाम से क्या समझ रहे हैं? डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को डिवाइड कर देना। जी हाँ, यही इसका मीनिंग है। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कहता है कि जो एक बहुत बड़ा टास्क होता है किसी भी कंपनी में, बहुत बड़ा काम होता है, उसको छोटे छोटे टास्क में, छोटी छोटी यूनिट्स में बांट देना चाहिए। फेयोल का कहना था कि उनको छोटी छोटी यूनिट्स में बांट देना चाहिए, और हर एक यूनिट को अलग अलग पर्सन को दे देनी चाहिए, असाइन कर देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इससे क्या होगा? जो इंसान, कोई एक पर्सन जो एक जॉब के एक पार्ट को अगेन एंड अगेन बार बार उस काम को करता रहेगा, तो वो उसमें क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी लेवल भी इंक्रीज होगा।
और इट लेड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, जो काम कर रहा है एम्प्लॉय उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इसलिए जो बहुत बड़ा काम होता है उनको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और हर एक यूनिट अलग अलग पर्सन को उसकी कैपेबिलिटी, उसके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दे देनी चाहिए काम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा सेकंड प्रिंसिपल आता है। सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या होता है अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस। मतलब कि अथॉरिटी, जैसे हम कई बार ही डेली यूज में भी ये वर्ड यूज करते हैं अपना कि इसके पास इतनी अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब डिसीजन लेने की पावर। तो अथॉरिटी किसको बोलते हैं? डिसीजन लेने की पावर को बोलते हैं अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी जिम्मेदारी, कि जो काम आपको सौंपा गया है, जो जॉब आपको दी गई है, उसको आपको टाइम पे कंप्लीट करना ही करना है। तो ये होता है अथॉरिटी, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग तो हमने समझ लिया, बट ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर कई बार क्या होता है अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब डिसीजन लेने की पावर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन टाइम पर काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो भी गलत है। और कई बार क्या होता है काम तो कंप्लीट हो रहा है लेकिन डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, मतलब काम तो फिर एफिशिएंटली कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ही काम चलाओ कंप्लीट होगा। तो वो चीज़ है कि दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं है तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम पर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब आता है हमारा थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वर्ड से आप क्या समझते हैं? स्कूल टाइम से ही आपको ये वर्ड बोला गया है, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। तो डिसिप्लिन होता क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कुछ, उनको फॉलो करना। जो रूल्स बनाए गए हैं उनको ब्रेक ना करना, डिसिप्लिन में रहना, एक अनुशासन में रहना और सारे लेवल्स की बात सुनना, गुड सुपीरियर मतलब हर एक लेवल पर एक अच्छा सुपीरियर बनकर रहना, सुबॉर्डिनेट और सुपीरियर्स के बीच में एक क्लियर और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप होना। ये पूरा क्या आता है आपका डिसिप्लिन के अंदर। तो जो फेयोल है उन्होंने क्या कहा है? फेयोल ने कहा है डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपरवाइजर एज वेल एज सुबॉर्डिनेट लेवल। मतलब कि जो डिसिप्लिन है वो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही लेवल पर होना चाहिए कि बस जो सुपीरियर सुबॉर्डिनेट हैं उनके लेवल पर होगा, नहीं। जो आपका डिसिप्लिन है वो हर एक लेवल पर होना चाहिए, चाहे वो सुपीरियर का लेवल हो चाहे वो सुबॉर्डिनेट का लेवल हो। और गुड सुपीरियर्स होने चाहिए हर एक लेवल पर, क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए किसके? सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट्स के बीच में, पूरा कंप्लीट डिसिप्लिन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है? ये जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, ये क्या बोलता है? ये कहता है कि हर एक एम्प्लॉय जो है उसको ऑर्डर तो रिसीव करने हैं अपने बॉस के, लेकिन कितने बॉस के? सिर्फ एक बॉस का। मतलब कि अगर एक कंपनी में एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है, तो उनका बॉस सिर्फ एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा बॉस नहीं होने चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अगर उनको ऑर्डर्स मिलेंगे अलग अलग बॉसेस से तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनको करना क्या है, किस बॉस की बात उन्हें माननी है और किसकी नहीं माननी। और ऐसे भी चांसेस होते हैं कि अगर वो एक की बात मानते हैं दूसरे की नहीं मान पाते तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर अराइज होते हैं। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड कहता है ओनली वन बॉस, सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, एक से ज़्यादा बॉस नहीं होने चाहिए। क्लियर है? इसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड अलग है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अलग है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लीजिएगा। यूनिटी ऑफ कमांड मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप का एक ही हेड होगा, एक ही बॉस होगा, उसी से ही ऑर्डर्स रिसीव किए जाएंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है वन यूनिट मीन्स वन प्लान। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो जितने भी मेंबर्स हैं या फिर एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब के जो एफर्ट्स हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होने चाहिए। मतलब कि इसका कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं,
तो हर एक मेंबर और हर एक एम्प्लॉई का जो डायरेक्शन है वो उसी लेवल पर, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए कि हमें ये गोल्स कंप्लीट करने ही करने हैं और सिर्फ इन्हीं गोल्स को कंप्लीट करना है, तो वो किसी और डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल अच्छे से अप्लाई होता है तो इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन, तो बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज़ के बीच में बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हर एक डिपार्टमेंट का या फिर हर एक ग्रुप का जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है उनका सिर्फ एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसमें दो टर्म्स आती हैं आपकी, एक तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दूसरा आता है आपका जनरल इंटरेस्ट। अब ये होता क्या है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है किसी एक ही पर्सन, मतलब हर एक बंदा सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचे, इंडिविजुअली सबको अपने साथ में लेकर ना सोचना, सिर्फ अपने ही बारे में, अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचना इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और जनरल इंटरेस्ट क्या होता है? सबको साथ में लेकर सोचना। तो अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है आखिर? ये जो प्रिंसिपल है ये बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, मतलब हर एक एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, बस एक ऊपर से काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो हेल्प नहीं कर पाते ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये बोलता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना सोचकर जनरल इंटरेस्ट यानी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। तो मैनेजर को सारे डिसीजंस लेने चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर मैनेजर्स को डिसीजन लेने चाहिए, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर। मतलब मैनेजर्स भी पर्सनल इंटरेस्ट फॉलो नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर उन्हें डिसीजंस बनाने होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। अब रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है? रेम्यूनरेशन का मतलब आता है, इसमें आपके आ जाते हैं वेजेस और सैलरीज वगैरह, मतलब कि पे करना, जो पे करते हैं ना एम्प्लॉयज वगैरह को, वो। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, इसका क्या मतलब है? जितने भी एम्प्लॉयज एक काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको फेयर और एडिक्वेट, मतलब फेयर और एडिक्वेट का मतलब क्या है? जितना उनकी सैलरी या वेजेस बैठते हैं उन्हें बिल्कुल फेयर देना चाहिए उनके काम के अकॉर्डिंग, ताकि वो सेटिस्फाई हो सके कि हाँ उन्हें उनकी जितनी उन्होंने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिजल्ट मिला है और उसी के अकॉर्डिंग उनको उनकी सैलरी और वेजेस मिले हैं, वो सेटिस्फाई होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब एक लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसके अकॉर्डिंग पैसे देने चाहिए, सैलरीज देनी चाहिए। ये ना हो कि काम आप 10,000 रुपये का ले रहे हो और आप उनको दे रहे हो सिर्फ 2,000 रुपये, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फेयर और एडिक्वेट देना चाहिए क्या? रेम्यूनरेशन। क्लियर है ये? नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है पहले वो देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स ऑफ टॉप लेवल। इसका क्या मतलब है इस लाइन का? ये लाइन कहती है कि जो अथॉरिटी है, मतलब डिसीजन लेने की जो पावर है, वो सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में हो। अगर ऐसा है किसी कंपनी में तो दैट मीन्स वो सेंट्रलाइजेशन है वहां पर। लेकिन अगर सारे लेवल्स पर, डिफरेंट लेवल्स पर सबको कुछ कुछ पावर्स दी हुई हैं कि आपको ये पावर है, आप ये अथॉरिटी है, आप ये काम कर सकते हो, आपको इतनी अथॉरिटी, आप ये काम कर सकते हो, मतलब हर लेवल पर किसी ना किसी को अथॉरिटी है कुछ ना कुछ करने की, तो वो कंपनी क्या कहलाती है? आपकी डिसेंट्रलाइज्ड। तो वो प्रोसेस क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू फेओल ने ये कहा था कि कोई भी कंपनी ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए और ना ही पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। उन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब दोनों इक्वल बैलेंस होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं सेंट्रलाइज्ड टेक्निक से। मतलब आप एक एग्जाम्पल देखिए, एक कंपनी है बहुत छोटी सी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत कम लोग काम करते हैं और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो टॉप लेवल यानी वहाँ का जो CEO है या हेड है वो लेता है।
तो वहाँ पर तो ये चीज़ चल जाएगी कि वो डिसीजंस लेकर और बाकियों को बता देता है, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती ही होती है, बिकॉज लार्ज लेवल पर आप हर किसी को अपने नीचे दबाकर नहीं रख सकते कि आपको यही करना है, आपको दूसरों को भी थोड़ी सी फ्रीडम और अथॉरिटी देनी होती है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इससे क्वेश्चन आता है, बताती हूँ अभी क्या क्वेश्चन आएगा। पहले देख लेते हैं स्केलर चेन होता क्या है। स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी। अब जो फेयोल हैं उन्होंने ये कहा था कि ये जो चेन है ये बिल्कुल क्लियरली और स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये चेन काम क्या करती है, जैसे कि आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में क्या है, ए से बी, बी से सी, डी, ई, एफ, ऐसे कर करके क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन पास की जाती है। मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो हर एक लेवल पर हर एक एम्प्लॉय से पास होकर जानी चाहिए, ये एक पूरी चेन बनती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्केलर चेन, मतलब किसी को स्किप नहीं करना, बीच में कोई स्किपिंग अलाउ नहीं होगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन का मतलब ये क्या है, फेयोल ने सिर्फ कहाँ पर परमिट किया है, एक शॉर्टकट एक शॉर्टकट बनाया है। जैसे कई बार बहुत अर्जेंसी होती है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है जिसमें कोई बहुत ही अर्जेंट मैसेज किसी एक ही पर्टिकुलर पर्सन को भेजना होता है। मान लीजिए ई को बहुत ही अर्जेंट मैसेज भेजना है ओ को, ठीक है, ई भेजेगा ओ के पास, तो वो ऐसे ना जाके, इन सब के पास ना जाके, डायरेक्ट गैंग प्लैंक के थ्रू उसको इंफॉर्मेशन दे सकता है। ये एक इसमें एक्सेप्शन आ जाता है, ओनली इन द केस ऑफ अर्जेंट इंफॉर्मेशन। बहुत ही अर्जेंट इंफॉर्मेशन होगी, सिर्फ उस केस में गैंग प्लैंक होता है, वो रूट होता है जहां पर आप स्किप कर सकते हैं और कम्युनिकेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे लेवल या दूसरे पोजीशन पे बैठे हुए इंसान से। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी पीजीटी एग्जाम्स में कॉमर्स के, उसमें ये पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि वो कौन सा रूट है जिसमें कम्युनिकेशन डायरेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे पोजीशन के पर्सन से। तो आपको उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपका आंसर होगा गैंग प्लैंक। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, गैंग प्लैंक, और ये स्केलर चेन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर के 2 मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक तो ऑर्डर होता है किसी को ऑर्डर देना, किसी को आदेश देना कि तुम्हें यही काम करने, इंस्ट्रक्शंस देने। दूसरा ऑर्डर होता है एक सीक्वेंस में काम होना। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ऑर्डर देने वाले की बात नहीं कर रहे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का और जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उन सब का एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब हर चीज़ के लिए एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। आप खुद ही अपने माइंड से सोचकर देखिए, मान लीजिए एक कंपनी में 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन तो एक एम्प्लॉय किसी चेयर पे बैठ के काम करने लग जाता है किसी और डेस्कटॉप पे, और दूसरे दिन वो किसी और पे काम करने लग जाता है। तो क्या ऐसे कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हर एक चीज़ एक वेल मैनर्ड, और जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आपकी प्रोडक्शन यूनिट की कोई कंपनी है तो जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए आप मटेरियल है उसको कहीं तो प्लेस करोगे, तो उसके लिए एक फिक्स प्लेस होता है ना कि ये स्टोरेज रूम है, हमारा स्टोर है, इसमें यहाँ पर ये मटेरियल रखा है। तो यही चीज़ कही गई है कि मैन और मटेरियल के लिए फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो यही फेयोल ने बताया। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। मतलब अगर मान लीजिए आपको कोई भी प्रोडक्ट है ए, उसके लिए आपने एक स्टोर बनाया हुआ है और आप हमेशा उसे वहीं रखते हैं, और एकदम से आपको इमरजेंसी की सिचुएशन में कुछ वहाँ से लेना पड़ा, तो आप डायरेक्ट स्टोर में जाएंगे, वहाँ से ले लेंगे उस सामान को, तो आपका टाइम भी सेव होगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमने रखा कहाँ है, और आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। देखिए अब इक्विटी का क्या मतलब है। इक्विटी का मतलब है काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज। मतलब हर एक एम्प्लॉयज के साथ सिमिलर बिहेव करना, डिस्क्रिमिनेशन ना करना। कैसे?
इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए, मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है ये प्रिंसिपल कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देती हूँ आपको, एक तो लेवल पर पियोन है, ठीक है, दूसरे लेवल पर सुपरवाइजर है। तो ये प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि आप पियोन को भी उतनी सैलरी दो और आप सुपरवाइजर को भी इतनी सैलरी दो। इक्विटी का प्रिंसिपल ये नहीं कहता, लेकिन ये ज़रूर कहता है कि अगर वर्किंग आवर्स सुपरवाइजर का इतना है तो पियोन के लिए भी उतना ही होना चाहिए। लिविंग टाइम दोनों का, लिविंग रूल्स, डिसिप्लिनरी रूल्स, ये सब सेम होने चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड, पोजीशन एंड जेंडर। ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस ग्रेड का, किस पोजीशन का और किस जेंडर का इंसान है। अगर मान लीजिए जैसे स्कूल है, ठीक है, आप लोग स्कूल जाते हैं तो आपकी टाइमिंग होती है सुबह 7 बजे आपको वहाँ पहुँचना है और 1 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर किसी और कास्ट का बच्चा है तो उसे बिठाए रखेंगे कि नहीं 2 बजे जाएगा। रूल्स सबके लिए सेम होते हैं, तो वो क्या वहाँ पर फॉलो हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सेम ये चीज़ कंपनीज में भी फॉलो होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है पर्सन्स, मतलब एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल बोलता है नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र। मतलब कि कई बार कंपनीज में क्या होता है कि मान लीजिए किसी न्यू एम्प्लॉय ने ज्वाइन की है कंपनी, 1 महीना हुआ है, जस्ट उसकी ट्रेनिंग करने के बाद उसने काम शुरू ही किया है कि अचानक से उसे ट्रांसफ़र कर दें, उसका कहीं और टर्मिनेशन कर दें। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट टर्मिनेशंस नहीं होने चाहिए। उसको एक फीलिंग देनी चाहिए जॉब सिक्योरिटी की कि आपकी जॉब सिक्योर है और आप यहीं पर रहेंगे, यहाँ पर अच्छे से काम करेंगे। अगर अचानक से मान लीजिए उसका ट्रांसफ़र कर दिया, उसे कहीं और किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो ना तो वो इधर की ट्रेनिंग उसके काम की रहेगी और आगे जाके वो और माइंड से डिस्टर्ब रहेगा कि एकदम से ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो ईजिली उन बाकी चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक जगह पर एकदम से सडन ट्रांसफर्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, मतलब किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करना, ठीक है। फेयोल जो है वो क्या बोलते हैं, फेयोल बोलते हैं कि हमें हर एक एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो कुछ इनिशिएटिव्स ले सके, अपनी तरफ से कुछ हिम्मत कर सके, कुछ काम करने की, कुछ प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की और बनाने की। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्लस उनके अंदर एक फीलिंग आती है कि हाँ उनको पूछा जा रहा है कंपनी में, ठीक है। उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि हाँ उनकी भी कोई इज्जत है कंपनी में। अगर आप मान लीजिए उनसे कुछ पूछेंगे ही नहीं, बस उनके ऊपर ऑर्डर पेलते ही जाएंगे, तो क्या होगा, एक दिन वो कंपनी छोड़ के भाग जाएंगे वहाँ से, और फिर क्या होगा, कंपनी ही लॉस में जाएगी, वहाँ पर कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा। तो इसलिए हर एक एम्प्लॉय को हमें इतनी तो फ्रीडम देनी चाहिए कि हमें उसके सजेशंस, उसके आइडियाज़ को वेलकम करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर्स इतना अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते जितना अच्छा आइडिया उनको एम्प्लॉयज़ दे सकते हैं। तो इसलिए सबके डिसीजन, सबके आइडियाज़ को वेलकम करना चाहिए और जो अच्छा लगे उसको फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा 14th प्रिंसिपल, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका क्या मतलब है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स को आप ध्यान में रख सकते हैं टीम स्पिरिट से। टीम स्पिरिट का क्या मतलब है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको कभी भी आई वर्ड का यूज़ ना करके हमेशा वी वर्ड का यूज़ करना चाहिए। मतलब एक मैं नहीं होनी चाहिए उसमें, बल्कि हम होना चाहिए। एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए कि जहाँ हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। बिकॉज अगर मैनेजर ही सिर्फ मैं बस मैं ही हूँ, मैं ही ये करूँगा, मैं ही ये, ऐसी चीज़ होगी अगर मैनेजर के अंदर, तो आप बताइए कि एम्प्लॉयज़ का क्या होगा। तो इसलिए इससे क्या होगा, अगर ये प्रिंसिपल होगा कि वो वी यूज़ करेगा, मतलब एक टीम स्पिरिट बनाएगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कितनी अच्छी इमेजेस, मतलब सब लोग साथ में ग्रुप एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा और बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी टीम मेंबर्स के बीच में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के पर्पस से,
क्योंकि मैं आपको पहले भी जिस दिन मैंने सिलेबस डिस्कस किया था उस दिन भी बताया था, इस टॉपिक से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस तो वो बहुत आराम से पूछ लेंगे घुमा फिरा के थोड़ा सा। तो इसलिए इन टॉपिक्स को मैंने आपको डिटेल में इसीलिए समझाया है बिकॉज आपको हर एक प्रिंसिपल का मीनिंग और हर एक प्रिंसिपल क्या कहता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स है जो हेनरी फेयोल ने दिए हैं। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे FW टेलर के प्रिंसिपल्स, और उनके प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना कवर किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम FW टेलर के प्रिंसिपल्स कवर करेंगे। इस वीडियो को एक बार देखो 4 बार देखो, लेकिन अपने दिमाग में इन टॉपिक्स को बिठा लो बिल्कुल, ताकि आपको जैसे ही क्वेश्चन आए और आपको एकदम से उसका आंसर पता हो कि इसका आंसर ये था, हमने इस वीडियो में देखा था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। जो भी आपका डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं फिर। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं और बाकी टॉपिक वाइज सीरीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।